हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है माइग्रेशन। तो ये जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ बुक्स तक ही सीमित नहीं है। हम अपने आसपास ना माइग्रेशन होते हुए रोज देखते हैं। आपकी नया सेशन शुरू हुआ है, आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया होगा, या आपके पड़ोस में कुछ नए लोग शिफ्ट हुए होंगे, या फिर आपके ही अपने रिलेटिव्स कहीं यूके, दुबई, किसी यूरोपियन कंट्री में, यूएसए में जाके सेटल हो गए होंगे। तो क्या ये माइग्रेशन है? एग्जैक्टली यही माइग्रेशन है। तो सिंपल मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वहां रहना और वहां पर काम करना। अब माइग्रेशन के रीजंस सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ लोग मूव करते हैं बेटर जॉब के लिए, कुछ लोग मूव करते हैं बेटर एजुकेशन के लिए, कुछ लोग मूव करते हैं कहीं पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से दूर रहने के लिए, कुछ लोग मूव करते हैं सिक्योरिटी के लिए, कुछ लोग मूव करते हैं शांति से रहने जीने के लिए। तो सबके रीजन ऑफ माइग्रेशन अलग अलग होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो माइग्रेशन एक ऐसा डिसीजन नहीं है जो एक पर्सनल लेवल का डिसीजन है। क्या आप जानते हो कि माइग्रेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी, जहां से भी माइग्रेशन होती है या फिर जहां पर माइग्रेशन होती है, लोग आते हैं या फिर जहां से लोग जाते हैं, वहां की इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स, हर एक चीज अफेक्ट होती है माइग्रेशन से। तो ये कोई आपका एक पर्सनल डिसीजन नहीं है, या आपका एक पर्सनल लेवल पर आपका सिर्फ कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये पूरी इकोनॉमी को, सोसाइटी को और पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करता है। कुछ लोग वॉलंटरीली मूव करते हैं कि हाँ, वो जाना चाहते हैं कहीं और वहां जाके पढ़ के वहां जॉब करना चाहते हैं। कुछ लोग मूव करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है, वॉर लाइक सिचुएशंस है, काफी ज्यादा हम अपनी दुनिया में आज देख रहे हैं। तो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, लोग वॉर के विक्टिम्स हो चुके हैं, या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजों की वजह से लोगों को जाना पड़ता है। अब वो मजबूर हो चुके हैं अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाने के लिए। वैसे ही इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रहते हैं पुश एंड पुल फैक्टर्स, जिनको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम चैप्टर फोर्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। पुश मतलब धक्का देना, वो फैक्टर्स जो किसी को धक्का देते हैं कि यहां से निकलो और कहीं और चले जाओ। पुल फैक्टर्स मतलब वो अट्रैक्शंस जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। सो दे आर द पुल फैक्टर्स। तो बस कहीं पर जॉब्स का होना और कहीं पर जॉब्स का नहीं होना, बस यही पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं। क्या आपको ये पता है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो क्या आप ये बात जानते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा लेवल पर माइग्रेशन देखा गया है फ्रॉम रूरल टू अर्बन। मतलब रूरल अर्बन माइग्रेशन, विलेजेस से सिटीज की तरफ आके रहना, ये माइग्रेशन सबसे ज्यादा देखा गया है इन आवर कंट्री। तो बस यही हमारा चैप्टर है जहां पर हम माइग्रेशन के टाइप्स, उनके फैक्टर्स, रिफ्यूजीज कौन होते हैं, वो क्यों रिफ्यूजीज बनते हैं, कैसे रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, क्या अर्बन माइग्रेशन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन आज का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, और साथ ही साथ एक केस स्टडी और कुछ जो ऑनगोइंग माइग्रेशंस हैं उनके बारे में मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बस पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और जैसे कि आपको पता है, आप मेरे साथ पहले से एसएसटी पढ़ते आ रहे हो, तो आपके लिए हर एक पीपीटी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें सारे पॉइंट्स हैं। तो अभी सिर्फ मेरे साथ बैठकर एक कहानी सुनो और बस इस कहानी को सुनते जाओ और अपने आसपास की चीजों से उसको रिलेट करते जाओ। तो अभी आपको वीडियो में बैठ के यही करना है, और उसके बाद बुक पढ़नी है, बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वापस आना है, वीडियो देखनी है, और डन। फिर जाके सीधा एग्जाम से पिछले दिन चैप्टर को रिवाइज करना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं ज्योग्राफी के इस नए सफर में, जिसे हम माइग्रेशन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज माइग्रेशन। सो माइग्रेशन को अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि माइग्रेशन होता क्या है, तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकती है, ये टेम्परेरी भी हो सकती है, कि कोई एक जगह से दूसरी जगह गया। अब जैसे मान लो आपके कुछ रिलेटिव्स हैं जो कहीं किसी और कंट्री में जाके अब परमानेंटली
वहीं के सिटीजन बन गए और वहीं सेटल हो गए हैं। अब वो सालों में आते हैं या वहीं नहीं आते हैं, राइट। टेम्परेरी वो होता है कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, वहां पर कुछ टाइम रह रहे हो, जॉब कर रहे हो और फिर आप वापस आ जाओ। सो दैट इज अ टेम्परेरी सेटलमेंट या टेम्परेरी माइग्रेशन। सो नाउ द मूवमेंट कैन अकर विद इन द कंट्री, कि एक ही कंट्री के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है तो उसे हम इंटरनल माइग्रेशन का नाम देते हैं। वहीं पर अगर अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस बॉर्डर्स हो रही है तो उसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन का नाम देते हैं। अब ये जो माइग्रेशन है, जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है ना, ये अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि एक लार्ज ग्रुप उठा और दूसरी जगह चला गया तो उसे हम एक तरह से मास माइग्रेशन बुलाते हैं। दूसरा, फैमिली यूनिट, की एक फैमिली थी जो आज यहाँ रहती थी, अब उनके मदर की या फादर की जॉब किसी और जगह पे ट्रांसफर हो गई है तो पूरी की पूरी फैमिली उठेगी और वो कहीं और चली जाएगी, ठीक है। तीसरा है इंडिविजुअल, कि सिर्फ एक इंडिविजुअल उठेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट सी। अ मास, इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। फैमिली एज ए यूनिट, तो एक फैमिली उठ के दूसरी जगह जाती है। और तीसरा है इंडिविजुअल, जहां पर एक ही इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अब माइग्रेशन में ना, क्या हम नोमैडिक ट्राइब्स को भी माइग्रेंट्स बुला सकते हैं क्या? सोचो, नोमैडिक ट्राइब्स क्या होते हैं? नोमैडिक ट्राइब्स वो होते हैं जो सीजनली मूव करते हैं, कि एक सीजन में यहाँ रहेंगे, अब दूसरे सीजन में अगली जगह, उससे सीजन चेंज हो गया, फिर वो कहीं और चले जाएंगे। तो बेसिकली उनकी कोई ना परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं होती है, वो परमानेंटली एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो मूव करते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को या ऐसे ग्रुप्स को हम माइग्रेंट्स नहीं बुलाते हैं, राइट। अब इवन अगर आप मान लो आपके पापा या मम्मी बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं पर गए हैं, या फिर आप एज अ फैमिली आप दिल्ली में रहते हो और आप उत्तराखंड घूमने चले गए, तो क्या वो माइग्रेशन हुई? नहीं, वो भी माइग्रेशन नहीं हुई, आप माइग्रेंट्स नहीं कहलाओगे, आप तो उनके लिए टूरिस्ट हो गए, राइट। सो बिजनेस और लेजर ट्रेवल के लिए जो लोग जाते हैं उसे भी हम माइग्रेशन नहीं बुलाते हैं, क्योंकि इट इज़ अ टेम्परेरी स्टे, जहां पर उनका इंटेंट वहां पर सेटल होना नहीं है। उनका है कि आओ, छुट्टियां हैं, रिलैक्स करो और वापस चले जाओ। सो माइग्रेशन कैन बी वॉलंटरी एंड इट कैन बी फोर्स। तो वॉलंटरी मतलब फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल के लिए माइग्रेशन हो सकता है। देन फोर्स्ड ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या फिर किसी तरह के एपिडेमिक्स की वजह से ये माइग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइग्रेशन। नाउ यूनाइटेड नेशन ने भी माइग्रेशन की एक डेफिनेशन दी है। क्या है वो डेफिनेशन? सो यूनाइटेड नेशन डिफाइंस माइग्रेशन एज द मूवमेंट ऑफ पर्सन और पर्सन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो माइग्रेशन मूवमेंट है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह को जाने का, राइट। इट इन्वॉल्व्स परमानेंट चेंज ऑफ एड्रेस, मतलब कि आपका एड्रेस अब परमानेंटली चेंज हो चुका है। एक साल या एक साल से ज्यादा अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर रहता है तो उस केस में उन्हें हम माइग्रेंट्स बुलाते हैं, या फिर उस प्रोसेस को या उन लोगों को हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने माइग्रेट किया है, यहाँ पर माइग्रेशन हुई है। क्लियर? सो इट कैन बी इंटरनल और इट कैन बी इंटरनेशनल। अब ये माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकती है, जैसे हमने बात किया था कि विद इन द कंट्री, ये अक्रॉस द बॉर्डर्स भी हो सकती है। सो दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला है इकोनॉमिकल, मतलब जहां आप रहते हो वहां जॉब्स नहीं है, या फिर वहां पर जॉब्स में उतना पैसा नहीं है, आप अपनी फैमिली को के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो, राइट। पैसों की तंगी है, तो आप पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। सो दैट इज इकोनॉमिकल। सेकेंड इज एनवायरमेंटल, कि जहां आप रह रहे हो ना वहां पर ये नेचुरल डिजास्टर्स या वहां पर नेचुरल जो प्रकृति की समस्याएं हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, तो इन वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हो, तो उसे हम एनवायरमेंटल माइग्रेशन बुलाते हैं। देन थर्ड इज सोशो कल्चरल फैक्टर्स, मतलब जहां पर आप रहते हो वहां की जो सामाजिक जो संस्कृति है ना उसकी वजह से, मतलब जो समाज है वो उतना अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग उतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए आप एक बेटर लिविंग के लिए, एक बेटर सोसाइटी के लिए आप माइग्रेट कर जाते हो। फोर्थ वन इज द पॉलिटिकल, तो वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो लॉज हैं वो
ह्यूमंस के लिए ना उतने फेवरेबल नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, सो देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल माइग्रेशन। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ माइग्रेशन। सो माइग्रेशन के टाइप्स होते हैं, जैसे फोर्स्ड है या वॉलंटरी माइग्रेशन है, टेम्परेरी या परमानेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इन सब के बारे में हम इन शॉर्ट पढ़ ही चुके हैं। तो माइग्रेशन को ड्राइव करने वाले, माइग्रेशन का जो ड्राइवर है ना, मेजरली दो फैक्टर्स हैं, पुश एंड पुल। या तो कोई आपको पुल कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या तो कई चीजें आपको जहां आप रह रहे हो वहां से धक्का दे रही हैं कि यहाँ सही नहीं है, कहीं और चलते हैं, तो ये चीजें आपको पुश कर रही हैं। सो देयर इज इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा इम्बैलेंस देखा गया है। तो ये तो थे हमारे कुछ रीजंस और टाइप्स। अब हम मेजरली पुल और पुश फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टार्टिंग विद द पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स क्या होते हैं कि जब घर की कंडीशन खराब हो, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े, ठीक है। जैसे कि आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, आप घर में पढ़ाई कर नहीं पा रहे हो क्योंकि घर में बहुत ज्यादा शोर है, तो आप जाके अपने फ्रेंड के घर में जाके पढ़ने लग जाओ। ऑल्सो दैट इज नॉट माइग्रेशन, बट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द सिचुएशंस एट योर होमलैंड पुश यू टू लीव दैट एरिया। सो एग्जाम्पल, परसिक्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर पॉवर्टी, ठीक है। तो बेरोजगारी है, गरीबी है, या फिर आपके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। सो दीज आर द पुश फैक्टर जो आपको धक्का देते हैं कि यहाँ से अब चले जाना चाहिए। द नेक्स्ट वंस आर द पुल फैक्टर्स। तो पुल फैक्टर्स मतलब वो नए एरियाज जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, जैसे कि पॉलिटिकल असाइलम। तो पॉलिटिकल असाइलम क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार किसी होस्ट कंट्री में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान में कुछ सालों पहले हुआ था, तो वहां के जो लोग थे वो अलग अलग कंट्रीज को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें अपना सिटीजन बना लो, हमें इस सिचुएशन से निकालो, हमें यहाँ से ले जाओ, राइट। तो वही जो सिचुएशन है ना, वो पॉलिटिकल असाइलम कहलाता है, जहां पर एक कंट्री से लोग उठकर आते हैं दूसरी कंट्री में और उन्हें वहां रहने की, खाने की जगह मिलती है और पॉलिटिकली उनको एक शेल्टर मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है। देन प्रमोशंस, कि जहां आप जॉब कर रहे हो वहां पर अच्छी प्रमोशंस नहीं हो रही, आप कहीं और जाके शिफ्ट कर जाते हो, सो दैट कम्स अंडर प्रमोशन। देन हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आपको दूसरी जगह को खींचती हैं। नाउ माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। कितने लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं, उनके मूवमेंट का रीजन क्या है, टाइम स्पेंट इन माइग्रेटिंग, कितना टाइम लगा है उनको माइग्रेट होने में, और व्हाट इज द नेचर ऑफ द माइग्रेशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स जिसके ऊपर माइग्रेशन डिपेंड करता है, कितने टाइम के लिए वो वहां रह रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं, ये माइग्रेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, इन चार चीजों के ऊपर। तो माइग्रेशन में ना 3 हम कैटेगरीज लेते हैं। फर्स्ट इज ई माइग्रेशन, जहां पर लोग एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर जाते हैं। सो पीपल मूव आउट ऑफ अ कंट्री, तो उन लोगों को हम इमिग्रेंट्स बुलाते हैं, ठीक है, ई माइग्रेंट्स बुलाते हैं, सॉरी। इमिग्रेशन मतलब जब लोग मूव करते हैं किसी एक कंट्री में, तो मान लो ये है एक कंट्री ए और ये है एक कंट्री बी, राइट। तो यहां से कुछ लोग उठे और यहां पर चले गए, राइट। तो यहां से जो गए थे उन्हें हम ई माइग्रेंट्स बुलाएंगे इस कंट्री में, और जब वो इस कंट्री में पहुंचेंगे, इस कंट्री में उन्हें इमिग्रेंट्स बुलाया जाएगा, उन्हीं लोगों को, ठीक है। तो जिस कंट्री से जाते हैं ई माइग्रेंट्स, और जिस कंट्री में जाके वो लैंड करते हैं दैट इज इमिग्रेंट्स, करेक्ट। और कुछ ऐसे होते हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, मतलब कि उनके पास ना कोई ऑफिशियल परमिशन होती है, ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो किसी भी रास्ते बस कैसे भी एंटर कर जाते हैं इनटू अ डिफरेंट कंट्री, इनटू अ होस्ट कंट्री। तो उसे दिस इलीगल entry into a different country is called as illegal, they are called as illegal migrants. Now refugees and forced migration, तो ये refugees क्या होते हैं? अब refugees
को भी अगर हम देखें ना तो ये भी एक तरह के माइग्रेंट्स ही हैं जिनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी है। तो रिफ्यूजीज आर बेसिकली द फोर्स्ड माइग्रेंट्स। क्यों? रीजन कि जहां पर उनका घर था वहां पर वॉर चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या फिर वहां पर लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। जैसे वॉर के काफी सारे सिचुएशन, जैसे सीरिया की सिविल वॉर, यूक्रेन और रशिया की वॉर, जिसमें बहुत सारे यूक्रेनियंस जो हैं वो अपनी कंट्री छोड़ के आसपास की कंट्रीज में माइग्रेट हो गए। देन सीक असाइलम इन अदर कंट्रीज, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी कंट्री से उठ के दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और वहां पर ये शरण ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। जैसे कि सीरिया, अफगानिस्तान की भी हमने बात की थी, देन इराक, इरेटिका एंड कोसोवो। तो ये है अलग अलग कंट्रीज। नाउ हम एक लिस्ट देखेंगे उन कंट्रीज की जहां पर बहुत ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, दैट इज द टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज, और वो कंट्रीज जहां पर ये माइग्रेशन जो है, जहां से माइग्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, मतलब जहां से इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ई माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और वो लोग जहां पर इमिग्रेंट्स ज्यादा हैं, दे आर द डेस्टिनेशन कंट्रीज। मतलब यहाँ पर इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, और वो कंट्रीज जहां से लोग जाना चाहते हैं, मतलब जहां पर ई माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, राइट। तो पहले इमिग्रेशन वाली कंट्रीज देखते हैं। सो दे आर यूएस, रशिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, कनाडा, स्पेन, यूके, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन कंट्रीज में आती हैं। वहीं पर अगर हम ई माइग्रेंट्स की बात करें तो मेक्सिको, इंडिया, रशिया, चाइना, यूक्रेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूके, फिलीपींस और टर्की। तो आप इसमें देखोगे ना कि कुछ देश हैं, जैसे कि इंडिया है, जैसे कि यूके है, ये ना दोनों ही कैटेगरीज में आ रही हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग यहाँ से जाना भी चाहते हैं और लोग यहाँ को आना भी चाहते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जहां जो दूसरी कंट्रीज से बेटर हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे नेपाल से या बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की लिविंग कंडीशंस, यहाँ पर जो रहने की, खाने की जगह, या फिर यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा बेटर हैं उन कंट्रीज से। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स के लिए बाहर चले जाते हैं, यूके, यूएस चले जाते हैं। सो दिस इज द रीज़न, क्योंकि यहाँ पर इमिग्रेंट्स भी हैं और ई माइग्रेंट्स भी हैं। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन, जिसे हम इंटरनल माइग्रेशन भी बुलाते हैं। तो हमने बात की थी ना कि दो तरह की माइग्रेशन होती है, एक इंटरनेशनल और एक इंटरनल। तो इंडिया में ना ये इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो इट हैपेंस विद इन अ कंट्री एंड पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज फॉर जॉब्स। तो कॉजेज क्या हैं कि एग्रीकल्चर जो है ना वो अब उतना अच्छा चल नहीं रहा है, या फिर एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हो चुकी है, तो वहां मशीन्स आ चुकी हैं और उतनी मैन पावर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो विलेजेस से सिटीज में जा रहे हैं। देयर इज लैक ऑफ जॉब्स इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में जॉब्स भी कम हो चुकी हैं। देयर आर लो वेजेस, then lack of healthcare and education and better lifestyle in cities. So these are some of the main causes of this rural urban migration. So now the outcomes of these rural urban migration. तो इस rural urban migration की outcomes क्या रही हैं? अर्बन ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है, मतलब सिटीज एक्सपैंड हुई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है और एनसीआर है, राइट, दिल्ली और एनसीआर। तो दिल्ली और एनसीआर में ना एक्चुअली कोई अब बाउंड्री रह ही नहीं गई है, मतलब हर जगह दिल्ली से ऐसे चल रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलती जा रही हैं। एक तरफ को गुड़गांव, एक तरफ को गाजियाबाद, यूपी, तीसरी साइड को आए तो हरियाणा शुरू हो गया है। तो एक तरह से सिटीज जो है ना वो एक्सपैंड होती जा रही है। क्यों एक्सपैंड हो रही है? क्योंकि माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं। सिटी तो वही है, लेकिन अब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए सिटी को एक्सपैंड करना पड़ेगा, घर, रोड्स, हर सब चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। सो अर्बनाइजेशन, सो मोर पीपल लिव इन द सिटीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब जो सिटीज में रहते हैं। गांव में पॉपुलेशन कम हो चुकी है, रूरल पॉपुलेशन हमारी कंट्री में कम होती जा रही है और अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। रूरल डी पॉपुलेशन, सो जो स्किल्ड लोग हैं वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, मतलब विलेजेस को छोड़ के अब सिटीज में आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एरिया वही है, डेवलपमेंट की जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु लैंड अप इन स्लम्स
पॉवर्टी एंड देयर इज ओवर पॉपुलेशन। तो अब क्या हो रहा है कि स्लम एरियाज, मतलब वो एरियाज जहाँ पर सिर्फ घर बना हुआ है, कोई प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, कोई प्रॉपर वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, ये सब नहीं है, तो यहाँ पर स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस डेवलप हो रही हैं रहने के लिए। और लोगों को, कईयों को काम मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, लेकिन कभी ऐसा है कि काम नहीं मिल रहा है तो उससे पॉवर्टी भी आ रही है और सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सो देयर इज ओवर पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। द पॉजिटिव इम्पैक्ट इज दे सेंड मनी टू होम्स, तो इससे उनकी जो परिवार पीछे गांव में रह रहा है उनको हेल्प मिल जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नाउ माइग्रेशन इन दिल्ली, तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखी जाती है टुवर्ड्स दिल्ली। तो दिल्ली में बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, मतलब पूरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली में हैं। ऑलमोस्ट हर हिस्से से कोई ना कोई इंसान है जो दिल्ली में बैठा ही बैठा है। ओके तो दिल्ली में हाईएस्ट रूरल अर्बन माइग्रेशन देखा गया है इंडिया में। रीजन बेटर वेजेस हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। तो यहाँ पर इसके इफेक्ट्स क्या हुए हैं? अब दिल्ली पे भी तो कुछ इफेक्ट्स हुए होंगे। अब क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहली चीज, स्लम्स डेवलप हो गए हैं। स्लम्स क्या? वही कि मतलब झुग्गी झोपड़ियां बहुत ज्यादा बन गई हैं, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन नहीं है रहने के लिए, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, सीवेज जो है वो प्रॉपरली उसको कोई रास्ता नहीं है। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस माइग्रेशन इन दिल्ली। JJ cluster and jhuggi. So JJ cluster is basically we are talking about these jhuggi झोपड़ीज, ठीक है। तो बहुत ज्यादा झुग्गी झोपड़ीज वहां पर हो गई हैं। देयर इज ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन, द क्राइम एंड द सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन ओवर, मतलब बहुत ज्यादा माइग्रेशन होने की वजह से, ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से ऐसा हुआ है। ना चाइना, लेकिन जो हम दिल्ली में देख रहे हैं ना, चाइना में उससे एकदम ऑपोजिट हुआ। चाइना में बहुत ज्यादा लोग मूव किए टुवर्ड्स द सिटीज और इस वजह से ना वहां पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सिंस 1978, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है। इफेक्ट्स इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्योंकि देयर इज चीप लेबर मूवमेंट, अर्बन सेक्टर की ग्रोथ हुई है एंड रूरल लेबर लॉस एंड डेमोग्राफिक चेंजेस देखे गए हैं। तो हर एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, जहां पर पहले इकोनॉमी जो थी वो पूरी फार्मिंग बेस्ड थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अब उन्होंने ना इंडस्ट्रीज बनाना शुरू की, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाई और अपने बिजनेस को भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई, बहुत सारी एक्सपोर्ट यूनिट्स बनाई और इस तरह उन्होंने ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे पहले। उसके बाद चाइना में ना चीप लेबर का मूवमेंट हुआ। अब हुआ क्या कि गांव में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, पैसा नहीं था, तो अब गांव से लोग उठे और शहरों की तरफ आए जहां पर उन्हें पैसा भी मिल रहा था और वो कम पैसों में काम करने को भी तैयार थे। अब दुनिया भर के जो लोग थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को, जो ब्रांड्स है उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को चाइना में सेटअप कर दिया। फिर यहाँ से अर्बन सेक्टर की भी ग्रोथ हुई। तो हुआ क्या कि शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, गाँव से लोग आ रहे थे, वहां रह रहे थे, नई बिल्डिंग्स, नई शॉपिंग मॉल्स, IT हब, हर चीज में चाइना की ग्रोथ होने लगी। यहाँ पर रूरल लेबर लॉस और डेमोग्राफिक चेंजेस देखे गए। मतलब कि जो यंग लोग थे वो तो आगे शहरों की तरफ वहां पर काम करने लगे और अब गांव में कौन रह गया? बच्चे या बूढ़े रह गए। तो वहां की ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई। तो मतलब इम्पैक्ट्स पॉजिटिव भी रहे हैं, इफेक्ट्स पॉजिटिव भी रहे हैं और इफेक्ट्स नेगेटिव भी रहे हैं। तो बेसिकली चाइना ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, गांव से लोगों को शहर की तरफ बुलाया, चीप लेबर उनको मिली, लेकिन इसकी वजह से चाइना एज अ कंट्री की बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई आफ्टर 1978। अब आती है अर्बन माइग्रेशन, मतलब जहां पर ना लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। रीजन, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छी है। जैसे USA की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 80% जो है ना वो कहाँ रहती है? वो रहती ही शहर में है, शहरों में है, मतलब अर्बन पॉपुलेशन है। और यहाँ की जो मेजर माइग्रेशन है वो भी अर्बन
टू अर्बन ही देखी जाती है, मतलब एक सिटी, एक शहर से दूसरे शहर चले गए, दूसरे शहर से दूसरे शहर चले गए, दूसरे शहर से उठे कहीं और किसी और शहर चले गए। तो यहाँ पर ये अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन काफी ज्यादा कॉमन है। जैसे इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन कॉमन है, यूएसए में अर्बन अर्बन माइग्रेशन काफी कॉमन है। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन? जो माइग्रेशन है, अगर हम इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो माइग्रेशन का इम्पैक्ट ओरिजिन कंट्री पर भी होता है, मतलब जो जिस कंट्री के वो लोग हैं और जिस कंट्री में वो मूव कर रहे हैं उस कंट्री, होस्ट कंट्री या डेस्टिनेशन कंट्री पर भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह के होते हैं, समझेंगे अभी कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां से वो लोग उठ रहे हैं, जहां के वो ई माइग्रेंट्स हो रहे हैं, वहां पर कैसा होता है। तो द एडवांटेजेस, रेमिटेंस इम्प्रूव द लोकल इकोनॉमी। तो जब वो माइग्रेंट्स जाते हैं, पैसे घर भेजते हैं, तो इससे ना हमारी लोकल इकोनॉमी इंप्रूव होती है। जैसे अगर इंडिया से कोई एक बंदा है, वो काम करने बाहर गया, उसने पैसे कमाए, अपनी फैमिली को पैसे भेजे, उसकी फैमिली ने ऐश से यहाँ पर पैसे उड़ाए, राइट। तो इससे हुआ क्या, हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई, राइट। तो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए। दूसरा, रिटर्नीज ब्रिंग न्यू स्किल्स, लैंग्वेजेस एंड एक्सपर्टीज। अब मान लो कोई इंसान है जो अफ्रीका में रह के आया है, अफ्रीका की कोई लैंग्वेज सीख के आया है और अफ्रीका के तौर तरीके, वहां पर कोई नया स्किल सीख के आया है, तो उससे हमारी कंट्री में ना एक नया स्किल आता है। अब मान लो वो अपनी एक कोचिंग सेंटर खोल दे, मतलब एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन खोल दे और उसमें वो वही नई लैंग्वेज और एक्सपर्टीज अपनी सिखाए, तो हमारे लोग भी तो नए स्किल्स आएंगे ना उनमें। सो अगेन एन एडवांटेज। देन लेस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, जैसे कि फूड, सोशल सर्विसेज। अब क्योंकि यहाँ से लोग उठ के कहीं और चले गए हैं, तो अब हमारे ऊपर ना कम प्रेशर हो गया है। अब खाना और सोशल सर्विसेज का, सोशल सर्विसेज मतलब उनको हॉस्पिटल्स में उनकी केयर और इन सब की जो प्रेशर, इन सब का जो प्रेशर है ना हमारे ऊपर, वो कम हो चुका है। अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस तो होंगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है ब्रेन ड्रेन। इस टॉपिक को हम काफी इलैबोरेट करके पढ़ने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो ब्रेन ड्रेन क्या है कि जो हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है ना, वो यहाँ से जाके दूसरी कंट्री में, जैसे हमने देखा है बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इवन नासा में भी इंडियंस हैं, तो वो लोग जो हमारी कंट्री में रहकर हमारी कंट्री को एक गर्व करा सकते हैं, मतलब यहाँ पर रह के हमारी कंट्री का बेटरमेंट करा सकते हैं, वो आज दूसरी कंट्रीज में है। तो ब्रेन ड्रेन जो है एक बहुत ही एक मेजर डिसएडवांटेज है। देन लेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मोर गवर्नमेंट डिपेंडेंस। अब यहाँ पर ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, मतलब जो ओरिजिन कंट्री है वहाँ पर, और मोर डिपेंडेंस हो जाती है यहाँ की लोगों की गवर्नमेंट पे। क्यों? क्योंकि जो वर्कफोर्स है वो तो चली गई, यहाँ कौन रह गया? बच्चे, बूढ़े। तो यहाँ पर वो जो सोशल सर्विस पे इम्पैक्ट है, वो जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस है, उनके लिए नए रिफॉर्म्स लाने की, नई चीज़ें हॉस्पिटल्स में नए नए उनके लिए अरेंजमेंट्स करने की, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी। अब सोशल इम्पैक्ट्स क्या है ओरिजिन कंट्री पे? तो इम्पैक्ट्स हैं, एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है, जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो एजुकेशन और हेल्थ को फंड कर रहे हैं। देन रिटर्नीज ब्रिंग न्यू कल्चरल एक्सपोजर, तो वो बाहर के कल्चर को यहाँ पर लेकर आते हैं और हमारी कंट्री में रह रहे लोगों को एक नया एक्सपोजर मिलता है एक नए कल्चर से। देन डिसएडवांटेजेस क्या है? अब होता क्या है कि एक गांव में भीड़ तो कम हो रही है, या फिर हमारे जो भी ओरिजिन कंट्री है उसमें भीड़ तो कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर फैमिली ब्रेकडाउन्स बहुत देखे गए हैं। एक इंसान चला जाएगा, बाकी सारी फैमिली पीछे रह जाएगी। तो ये जो ब्रेकिंग ऑफ द फैमिली है, ये देखा जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जो एक इंसान जाता है वो वहीं सेटल हो जाता है, वहीं शादी कर लेता है, और जो फैमिली है वो पीछे रह जाती है, एंड मोस्टली women become the single moms। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, जो कि एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी रेशो। अब क्या है कि ज़्यादा लोग देश छोड़ के, जैसे हमने डिस्कस किया, गए। अब बचा कौन? बच्चे, मोस्टली विमेन और बूढ़े लोग, राइट। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी रेशो बढ़ गया है। मतलब हमने पढ़ा है ना पॉपुलेशन चैप्टर में कि एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है,
14 साल तक के बच्चे और जो हमारे बुजुर्ग हैं। जो वर्क फोर्स है 15 से लेके ऑलमोस्ट 65 ईयर्स तक, वो हमारी वर्क फोर्स है, और बाकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, राइट। तो सिर्फ हमारे पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है और जो वर्क फोर्स है वो अब कम हो चुकी है। सोशल कॉस्ट राइजेस फॉर सपोर्ट सर्विस, अब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको सोशल सपोर्ट तो चाहिए। देन व्हेन माइग्रेंट्स रिटर्न, अब हो सकता है कि जब ये वापस आए तो अब ये हमारे ऊपर ही क्या हो जाएंगे, हमारी ही इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बन जाएंगे, राइट। देन द लॉस ऑफ कल्चरल लीडरशिप एंड ट्रेडिशंस, जब हम अपनी जगह पे नहीं रहते हैं तो अपने कल्चर से और अपने ट्रेडिशन से हम दूर होते जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, हम उनको भूलते जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में या डेस्टिनेशन कंट्री जहां लोग जा रहे हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एडवांटेजेस ये हैं कि उनके पास ना माइग्रेंट्स आते हैं जो लो स्किल्ड जॉब्स ढूंढते हैं। द होस्ट गेन्स चीप स्किल्ड लेबर, मतलब स्किल्ड भी है और चीप में उनको लेबर भी मिल जा रही है। लेबर सरप्लस बूस्ट द इकोनॉमी, अब उनके पास इतनी ज्यादा लेबर है, वो मस्त से उनकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही है। स्किल गैप्स फिल्ड, जो भी जहां भी गैप्स हैं, जहां जो स्किल गैप्स हैं वो भी फिल हो रहे हैं। सम कॉस्ट्स शिफ्टेड बैक टू द ओरिजिन कंट्री, कुछ कॉस्ट जो है वो ओरिजिन कंट्री को शिफ्ट हो जा रही है। तो जिन स्किल्स की उनको जरूरत होती है और उनके पास नहीं होते, जैसे आईटी डिपार्टमेंट में या फिर से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो उनके स्किल गैप्स पूरे हो जाते हैं और ये जो कॉस्ट है इज शिफ्टेड बैक टू द ओरिजिन कंट्री। मतलब कि जैसे गल्फ कंट्रीज में लोग जाते हैं, जॉब करते हैं और वापस रिटायरमेंट के बाद अपनी कंट्री में वापस आ जाते हैं, तो उनका पेंशन, उनके रिटायरमेंट के खर्चे, आफ्टर रिटायरमेंट उनका जो भी हेल्थ सर्विसेज की चीजें हैं वो उस होस्ट कंट्री को नहीं देनी पड़ती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हुई उस होस्ट कंट्री के लिए, लैंग्वेज बैरियर हो जाता है फॉर माइग्रेंट चिल्ड्रन, ठीक है। जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन माइग्रेंट लेबर, तो जो माइग्रेंट लेबर है उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंस देखी जाती है, उनकी ओवर डिपेंडेंस हो जाती है। मनी ऑफन सेंट होम नॉट स्पेंट लोकली, तो होता क्या है कि बाहर कमा रहे हैं लेकिन पैसे घर भेज देंगे, कहीं और काम कर रहे हैं, पैसे अपने घर भेज देंगे, घर वाले जो हैं वो किसी और कंट्री में, ओरिजिन कंट्री में उसको उड़ाएंगे, तो उनकी इकोनॉमी को कोई हेल्प नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर खर्च वो नहीं कर रहे हैं। देन इंक्रीज्ड स्ट्रेन ऑन पब्लिक सर्विसेज, उनकी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो एडवांटेजेस क्या हैं, तो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज प्रमोट टॉलरेंस, तो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज देखी गई हैं, जैसे अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ आके रह रहे हैं, एक दूसरे के त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके कल्चर को समझ रहे हैं, उनके कल्चर को जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिंगल हो रहे हैं, तो इससे मल्टी कल्चरल सोसाइटीज प्रमोट हो रही हैं और एक दूसरे के लिए ना एक टॉलरेंस आ रही है, कल्चर के लिए, एक दूसरे कल्चर के लिए टॉलरेंस काफी प्रमोट हो रही है। न्यू बिजनेसेस एंड सर्विसेज इमर्ज, जैसे कि योगा सेंटर, रेस्टोरेंट्स विद मल्टी क्यूजीन्स, नई नई चीज सर्विसेज इमर्ज हो रही हैं। लैंग्वेज लर्निंग एंड इंटरनेशनल स्किल इंप्रूवमेंट देखा गया है, तो लोग कहीं और जा रहे हैं, जैसे आप जापान चले गए, अब जापान की लैंग्वेज आप पढ़ोगे, राइट, तो आपने एक लैंग्वेज जान ली, इंटरनेशनल स्किल्स आपके इम्प्रूव हुए इससे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जैसे हमने बात की थी कि एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, चाहे एक ही हो। सो जेंडर इम्बैलेंस इन सम कल्चर्स, तो कुछ कल्चर्स में जेंडर इम्बैलेंस देखा गया है कि मेल्स बहुत ज्यादा है, फीमेल्स बहुत कम है। देन कल्चरल आइडेंटिटी लॉस हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मान लो आज आपके पापा गए, कल आप चले गए, फिर आपके बच्चे भी वहीं हो गए, वो भी वहीं सेटल हो गए, धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो बच्चे, उनके बच्चे, वो ना अपने कल्चर को तो उनको पता ही नहीं होगा, तो यहाँ पर कल्चरल लॉस बहुत ज्यादा देखा गया है। देन एथनिक सेग्रीगेशन, जैसे कि एक ना एरिया बन जाता है, जैसे चाइना में चाइना टाउन है, तो यहाँ पर लोग जो है ना वो अलग अलग, जैसे ये एरिया है, यहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ ये रहते हैं, यहाँ ये रहते हैं, तो मतलब एक एथनिक सेग्रीगेशन देखा गया है, एक सोशल इम्पैक्ट ऑन द होस्ट कंट्री, तो अलग अलग रीजन्स बन जाते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ केस स्टडी जहां पर हम पुश और पुल फैक्टर्स दोनों की बात करेंगे साथ में, और ये जो हमारी केस स्टडी है ये सर्दर्न यूरोप की है।
अब क्या है कि सर्दर्न यूरोप में ना माइग्रेशन देखी गई है सर्दर्न यूरोप से, जैसे कि इटली, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल से टू द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न यूरोप। तो साउथ यूरोप में जो लोग रहते हैं वो अपनी कंट्री, अपना एरिया, घर छोड़कर वो जा रहे हैं नॉर्थ या फिर वेस्टर्न यूरोप में, यूरोप में ही बट नॉर्थ या वेस्ट की तरफ को। सो रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे आर लिविंग? क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर डेवलपमेंट अच्छी नहीं है इन कंट्रीज में। देन पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस देखी गई हैं, उतना पैसा नहीं मिलता है, उतने वेजेस नहीं है, लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, इतने ऑप्शंस नहीं हैं उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए, लो सैलरीज देखी गई हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये काफी बड़ा रीजन है किसी भी कंट्री में पुश फैक्टर का, पुल फैक्टर्स का, ठीक है, पुश फैक्टर्स का। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड नेपोटिज्म। करप्शन बहुत ज्यादा है, अपने ही लोगों को आगे लेकर जाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुअर हेल्थ केयर एंड पेंशन सिक्योरिटी, कोई हेल्थ केयर नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, किसी तरह का बुढ़ापे में कोई पेंशन का सहारा नहीं है। लो इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी काफी लो हैं। तो ये सारे हैं पुश फैक्टर्स। अब पुल फैक्टर्स यहाँ पर क्या हैं, इनको जो खींच रहे हैं माइग्रेंट्स को टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न यूरोप। सबसे पहले वहां पर डेमोक्रेसी है, मोर डेमोक्रेटिक है, ठीक है, इंक्लूसिव सोसाइटीज हैं। देन मेरिटोक्रेसी, मतलब किसी मेरिट पर ही आपको जॉब या एजुकेशन मिलेगी, यहाँ पर किसी तरह का कोई नेपोटिज्म नहीं है। करियर ग्रोथ एंड हायर वेजेस, करियर में ग्रोथ भी हो रही है, आप अगर पढ़ रहे हो तो आप जितना काम कर रहे हो आपको उतने पैसे भी मिल रहे हैं। बेटर पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ, पेंशन, एजुकेशन, हर एक पब्लिक सर्विस जो है वो बेटर है। फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, जैसे मैटरनिटी लीव्स हैं, पैटर्निटी लीव्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। पॉपुलर डेस्टिनेशंस यहाँ पर रही हैं, जैसे लोग जर्मनी आ रहे हैं, यूके, बेल्जियम या नीदरलैंड्स की तरफ को ये शिफ्ट हो रहे हैं। सो दीज आर द एरियाज बेसिकली नॉर्दर्न यूरोप में जहाँ की तरफ को लोग शिफ्ट हो रहे हैं। Now there has been seen a changing pattern of migration in Europe. अब यूरोप के जो डायनामिक्स है ना, वो माइग्रेशन के भी डायनामिक्स है यूरोपियन यूनियन के, वो ना बदल रहे हैं एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है। अब ये बदल क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ब्रेक्सिट और पॉलिटिकल शिफ्ट्स आर अफेक्टिंग द माइग्रेंट फ्लो। तो ब्रेक्सिट जो है ये एक टर्म है जो बताती है, पहले ये पूरा यूरोपियन यूनियन हुआ करता, यूरोप जो था पूरा यूरोपियन यूनियन था, लेकिन यहाँ से यूके, ब्रिटेन जो है वो अलग हो गया इस यूरोपियन यूनियन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो इसे हम ब्रेक्सिट बुलाते हैं। तब से यहाँ पर काफी पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा गया, मतलब काफी माइग्रेशन के ट्रेंड्स जो हैं वो काफी बदले। जैसे लोगों की जो फेवरेबल कंट्रीज थी वो आयरलैंड या फिर स्वीडन हो गई। आयरलैंड उन लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते थे और स्वीडन उनके लिए जो बेटर पब्लिक सर्विसेज चाहते थे। सो दीज आर स्टिल अट्रैक्टिंग माइग्रेंट्स, सो दीज आर पुलिंग माइग्रेंट्स टुवर्ड्स इट। सो द राइट विंग सेंटिमेंट राइजिंग इन द पार्ट्स ऑफ द यूरोप, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि जब भी किसी ओरिजिन कंट्री में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी जो कंट्री फिक्स नहीं कर रही है, करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब रहेगा, तब तक ये माइग्रेशन चलता ही रहेगा। ये माइग्रेशन कभी भी रुकेगा नहीं जब तक एक प्रॉपर सिस्टम एक कंट्री में नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन का ड्रेन में चले जाना, दैट इज ब्रेन ड्रेन। सो दिस मीन्स द स्किल्ड पीपल माइग्रेट फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे हम अपनी कंट्री में भी देखते हैं बहुत सारे जो स्किल्ड डॉक्टर्स, आईटी वाले या फिर से एस्ट्रोनॉट्स, मतलब साइंटिस्ट, ये सब जाते हैं और ये किसी और कंट्री में जाके काम करते हैं। तो ये अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हम इसे ब्रेन ड्रेन बुलाएंगे हमारी कंट्री के लिए। सो डेवलप्ड नेशंस compete for high skilled immigrants to fill labor shortages। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज वेट करती हैं कि हमें हाई स्किल लेबर मिले और हम इनको अपनी तरफ खींचे। सो यूएन डिफाइंस ब्रेन ड्रेन एज द फ्लाइट ऑफ टैलेंट नीडेड फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो
ब्रेन ड्रेन एक तरह से फ्लाइट है टैलेंट का, कि एक टैलेंट है जो उड़ गया, अब ये किसी और कंट्री में जाके अपना टैलेंट दिखाने वाला है। तो इसके पुश फैक्टर्स क्या हैं? एक तो पुअर लिविंग कंडीशंस, ठीक है, पहली चीज है कि जहां वो रह रहे हैं वहां की कंडीशंस खराब हैं, लैक ऑफ जॉब्स एंड लो वेजेस, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है काम पर, तुमको प्रमोशन नहीं मिल रही है, ऑल्दो तुम अच्छा कर रहे हो लेकिन वो चापलूस है उसको प्रमोशन मिल रही है। देन लैक ऑफ फ्रीडम एट वर्क, कि माइक्रो मैनेजमेंट चल रही है, तुम्हारे पास कोई फ्रीडम नहीं है वहां पर काम करने की, जो बोला जाएगा बस उतना करो और उससे ज्यादा बोलो भी मत, राइट। पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड वॉर्स एंड पुअर एजुकेशन क्वालिटी, ये बहुत बड़े रीजंस हैं जो किसी को भी धक्का दे रहे हैं अपनी ओरिजिन कंट्री से। अब कंट्रीज की तरफ और कंट्रीज की तरफ ये जा क्यों रहे हैं? व्हाट आर द अट्रैक्टिंग फैक्टर्स और द पुल फैक्टर्स? बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, हाई सैलरीज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लैब्स, हेल्थियर वर्किंग कंडीशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। सो दीज आर द पुल फैक्टर्स। तो बेसिकली पुल और पुश फैक्टर्स ना जनरली सेम है, जब तक कि आपसे ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में ना पूछा जाए, जैसे कि आपसे ब्रेक्सिट के बारे में ना पूछा जाए, तब तक ये पुल और पुश फैक्टर्स ना ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो अब ब्रेन ड्रेन के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। पॉजिटिव क्या है? माइग्रेंट्स को नई जगह जाते हैं, नई नॉलेज मिलती है, नए स्किल्स वो सीख कर आते हैं, और जब वो वापस आते हैं अपनी ओरिजिन कंट्री में तो वो इस एक्सपर्टीज और इनोवेशन के साथ आते हैं। जैसे कुछ बच्चे जाते हैं, वो फॉरेन जाते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज, इनोवेशन, स्किल सीख कर आते हैं और फिर अपनी कंट्री में उसका भरपूर यूज़ करके अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। Clear? So that is a positive impact. Then remittances sent home to improve the home economy, जो कि हम बार बार बात करते रहे हैं। Then negative impacts. Negative impact ये है कि loss of tax revenue. अब वो जो नौकरी वहां कर रहे हैं तो वहां पर रहेंगे, वहां पर ही उनके टैक्सेस होंगे, यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे तो हमारा टैक्स तो कम हो रहा है। Then loss of skilled workers and entrepreneurs. Then shortage of healthcare and education services. डिक्लाइन ऑफ इनोवेशन, तो इनोवेशन अब क्योंकि ब्राइट इनोवेटिव लोग अगर हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे यहाँ पर इनोवेशन की कमी तो हो ही जाएगी। देन एक्सोडस, दैट इज अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि लोगों को अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें कॉन्फिडेंस कम हो गया है, और इवन हमारे जो इकोनॉमी है वो भी कम हो रही है। हमारे इन द सेंस कि आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन कंट्री, तो ओरिजिन कंट्री की जो इकोनॉमी है ना वो भी कम हो रही है, लो हो रही है। सो हाउ कैन ब्रेन ड्रेन बी रिड्यूस? तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इस ब्रेन ड्रेन को कम कर सकते हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाओ, रिसर्च और इनोवेशन को इम्प्रूव करो, वेजेस को बढ़ाओ टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइड बेटर एजुकेशन क्वालिटी, एनकरेज expatriates to support home country without फुल रीलोकेशन, कि अगर वो फुली रीलोकेट नहीं कर रहे हैं तो भी अपनी होम कंट्री को ना वो सपोर्ट करते रहें। तो ये तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब हम ग्लोबल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो अपनी कंट्री में बनाएंगे, और लोग बाहर जाएंगे, परमानेंटली वहां पर रीलोकेट नहीं करेंगे, वापस आएंगे और अपनी कंट्री में उन स्किल्स को और इनोवेशंस को यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। नाउ सम रीसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ माइग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप सबने इनके बारे में, अगर आप न्यूज सुनते हो तो आप इनके बारे में सुन भी रहे होंगे, तो इन्हीं की बात करते हैं। यस, तो सबसे पहले है यूक्रेनियन क्राइसिस। तो यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ था 2012 में, जो अभी तक चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो रशियन इन्वेजन हुआ था यूक्रेन में, ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कि यहाँ से यूक्रेन से लोग उठकर फोर्स्ड उनको माइग्रेट करना पड़ा है, या फिर वहां पर रिफ्यूजीज उनको बनना पड़ा है ड्यू टू दिस ऑनगोइंग वॉर। तो 8 मिलियन से भी ज्यादा यूक्रेनियंस जो हैं दे हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर्स टू देयर नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि पोलैंड, जर्मनी, रोमेनिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो इफेक्ट क्या हुआ कि इतने ज्यादा रिफ्यूजीज हो गए, मतलब जितने वर्ल्ड वॉर 2 में रिफ्यूजीज नहीं हुए थे उससे ज्यादा रिफ्यूजीज अभी इस वॉर के बाद देखे गए हैं। देन वेनेजुएलियन माइग्रेशन जो 2014 से चल रही है और आज तक वही है। एक तो वहां की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और
तीसरी चीज की वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो यूएसए, पेरू और नेबरिंग कंट्रीज की तरफ को मूव कर रहे हैं। देन रोहिंग्या क्राइसिस जो 2017 से अभी तक चल रहा है, तो वहाँ के जो मुस्लिम्स थे उनके ऊपर, जो म्यांमार है, म्यांमार में जो रोहिंग्यन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और एथनिक माइग्रेशन हो रहा है, मतलब कि एक ही ग्रुप के जो लोग हैं, एक जैसे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, सभी माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, जैसे वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं सिर्फ वो माइग्रेट कर रहे हैं। देन क्लाइमेट माइग्रेशन इन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, तो ये अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट की वजह से लोग वहाँ पर ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, या फिर सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है, तो ये एक मेजर कॉज है। सीरिया की सिविल वॉर जो 2011 से चल रही है, आज भी चलती ही आ रही है, लेकिन अभी ये माइग्रेशन थोड़ी कम देखी गई है। रीजन कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, उनको पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, उनको चाहिए उनके जीवन में खाना पीना, शांति और शांति से अपनी जिंदगी जीनी है। तो इस वजह से यहाँ पर भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन हमें देखने को मिली है इन सीरिया। So this was all from our today's chapter. I hope ये चैप्टर माइग्रेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, ask it on Ask Question section, or you can book your class with Learnohub स्वयं। I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learnohub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।